2023 में के चुनाव को लेकर तमाम तरह के दावेदार हम सबके बीच में आ रहे हैं, जनता से सीधे मिल रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। इसी क्रम में हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के जो छतरपुर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं वो हमारे साथ हैं। वो अपने राजनीतिक सफ़रनामे को हम सबको बताएंगे, कैसे राजनीति में आए और क्यों आए। रविंद्र भैया, मैं आपको बात करूं कि भारतीय जनता पार्टी में मैं 2003 से, मुझे बचपन से ही राजनीति में जाने का शौक था। मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा माध्यम है जहां पे हम समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। उस समय हमारे जो जिलाध्यक्ष थे आदरणीय उमेश शुक्ला जी भाई साहब, मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने उस समय भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा में नगर महामंत्री के पद से अपने राजनीतिक सफर को शुरू किया। उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष के पद पे मैं रहा। फिर मैं नगरीय प्रकोष्ठ में मैंने दायित्व का निर्वहन किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जब राजेश सोलंकी जी प्रदेश के संयोजक थे शिक्षा प्रकोष्ठ में, मैंने उनके साथ प्रदेश से संयोजक शिक्षा प्रकोष्ठ के रूप में काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष के रूप में हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष मलखान सिंह दव साहब आए तो मैंने उनकी टीम में जिला उपाध्यक्ष के रूप में मैं दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। आपने तमाम तरह के दायित्व, आज आप पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। पार्टी में तो एक बात कही जाती है कि संगठन वाले संगठन का काम करेंगे और विधायक के लिए दावेदारी करना है, उन्हें संगठन का पक्ष। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में संगठन और सत्ता दोनों का समन्वय है। आप मुझे बता दें, चाहे हम अपनी आदरणीय जो हमारी पूर्व विधायक रही ललिता यादव जी, वो पहले कोषाध्यक्ष के पद पे रही, चाहे हम अगर हम अर्चना जी की बात कर लें वो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में रही, तो मुझे लगता है चाहे हम प्रद्युम्न जी की बात कर लें वो प्रदेश मंत्री के रूप में किसान मोर्चा में काम किया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जिस व्यक्ति का मुझे कहाँ पे उपयोग करना है, भारतीय जनता पार्टी उसको उपयोग करती है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जब उनको लगा कि नहीं आपको हमको युवा मोर्चा में दायित्व देना है तो मैंने वहां पे काम किया। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है तो हमने शिक्षा प्रकोष्ठ में काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आपको अब जिले की टीम में काम करना है तो मैंने जिले उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी अगर कहेगी कि आपको विधायक के लिए चुनाव में जाना है तो निश्चित तौर पर हम जनता के मैदान पर जाएंगे और वहां पर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो अभी आपकी पार्टी ने इस तरह का कोई निर्देश दे दिया? देखिए, विधायक के लिए रविंद्र भैया, भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगने का अधिकार सबको होता है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट कोई भी कार्यकर्ता मांग सकता है। हम भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी में किसी एक व्यक्ति को टिकट मिल जाता है तो हम सभी कार्यकर्ता उसके पीछे चले जाते हैं। आपने देखा कि पिछली बार यहाँ से ललिता यादव विधायक थी, उसके बाद उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इनको हमें बड़ा मलहरा में भेजना है तो उन्होंने बड़ा मलहरा भेज दिया। उनको लगा कि अर्चना सिंह को टिकट देना है तो उन्होंने अर्चना सिंह को टिकट दिया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमें किस व्यक्ति को, किस कार्यकर्ता को मैदान में उतारना है तो वो व्यक्ति आगे हो जाता है और सारे लोग उसके साथ साथ दायित्व का निर्वहन करते हैं। अब तक जैसे आप अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तमाम क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं, कितने क्षेत्रों का आपने दौरा? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। आपने बोला कि आपने क्षेत्रों का, क्योंकि अभी आपने देखा कि कुछ समय पहले विशेष जनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम चलता रहा, उसके तहत हमारा पूरे क्षेत्र में जाना हुआ। हमने देखा चाहे हमारे आदरणीय बीरेन जी भाई साहब, हमने उनके साथ काम किया। जब बड़ा मलहरा की बात आई तो वहां पे प्रहलाद पटेल जी थे सांसद जी, मैंने उनके साथ काम किया। जब राजनगर में, चूंकि मैं जिले के था तो जो हमारी 6 विधानसभा आती वहां पे भी काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी में तो अभी हम संगठन का काम कर रहे हैं, साथ में अपनी जो विधानसभा है यहाँ पे कोई दौरे नहीं, लेकिन हमारे चूंकि लोगों से जीवंत हम लोगों के संबंध हैं। हम भारतीय जनता, चूंकि छतरपुर में ही, मैं आपको बता दूं कि मैं 40 वर्षों से छतरपुर में ही निवासरत हूं, तो यहाँ पे हमारा डिसेंट इंग्लिश स्कूल संचालित है, तो हम सभी लोगों से बहुत ज्यादा अपने घर के संबंध सभी लोगों से हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में हम जो भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी जन कल्याणकारी जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारे मोदी जी के स्वर्णिम 9 वर्ष हैं उनकी योजना है, तो हम तो केंद्र सरकार की योजना है। और हम जो आपके मेरे प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की जन कल्याणकारी योजना है, उनको लेके अभी घर घर संपर्क का कार्यक्रम हुआ 20 से 30 तारीख तक में। मैं ही क्यों, मैं तो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग हैं उन्होंने घर घर जाके संपर्क किया और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया।
हमारा सवाल ये था कि छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के कितने गांव का आपने भारतीय जनता पार्टी में लगभग मैं आपको बता दूं, चाहे हम इस समय की बात कर लें या उसके नहीं, पहले की, आपने व्यक्तिगत तौर व्यक्तिगत तौर पे मेरे सारे गांव में लगभग संपर्क है और सभी जगह दौरे हुए हमारे। हम लोगों से हमारा आज भी मिलना हो रहा है, हम लोगों के काम कर रहे हैं। जब हमको लगता है कि हमको, जैसे अभी हमने देखा कि अभी हम लोगों ने शिवलिंग बनाने का कार्यक्रम किया, हम लोग छतरपुर की विधानसभा में बहुत समय से हम देखते थे कि काले काले बादल तो यहाँ पे आ जाते हैं लेकिन पानी नहीं गिरता, तो हम सभी लोगों ने निर्णय लिया, हम लोग सभी मित्र बंधुओं ने निर्णय लिया कि यहाँ के मंदिरों में हम लोग शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। हम लोग यहाँ के मंदिरों में शंकर जी बनाने का कार्य करेंगे, सुंदरकांड के पाठ करेंगे। तो उस क्षेत्र से भी हम लोगों, सब लोगों का धार्मिक कार्य भी जो हम लोग कर रहे हैं उसके द्वारा भी हम लोगों से, सारे लोगों से जुड़ाव के कार्यक्रम बन रहे हैं। एक आपने गांव में दौरा किया जी, गांव से आपको, आपने अपनी नीतियां बताई, जी, जी। उपलब्धियां बताई, जी। सारी चीजें। गांव में कुछ समस्याएं भी मिली होंगी, किस नहीं, तरह की देखिए, जनरल समस्याएं देखिए किस तरह की मिली? देखिए मैं आपको एक बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में रविंद्र भाई, आप एक बात देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है कि हम लोग अंत्योदय के सिद्धांत पे काम करते हैं। जब तक अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति का हम लोग उसकी मदद नहीं कर पाए तो हम लोग अपने कार्य को अपूर्ण मानते हैं। उसके तहत आपने देखा, चाहे हम प्रधानमंत्री की आवास योजना की बात कर लें, चाहे हम प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना की बात कर लें, चाहे हम जो हमारे मुख्यमंत्री उनकी लाडली योजना की बात कर लें। जब हमने देखा लाडली योजना के हमारे फॉर्म भर रहे थे तो हमने अपनी बहनों के फॉर्म भराने का काम किया। आज जब उन बहनों के खाते में जब 1000 की राशि आती है, तो पिछले महीने 1000 की राशि आई और आने वाली 10 तारीख को लाडली बहनों के खाते में 1000 की राशि आ रही, तो हमें एक उनके चेहरे पे मुस्कान दिखाई देती है। तो हम देख रहे हैं कि हम तो एक एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का हो, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हम तो उसके पास जा रहे हैं, उसको जो भी समस्याएं होती हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा समस्याएं तो लगभग बहुत सारे व्यक्तियों को, कई लोगों को कोतवाली से लेकर समस्याएं होती हैं, किसी को लेकर तहसीलदार से लेकर समस्याएं होती हैं। जो जो व्यक्ति हम लोगों के पास आते हैं हम लोग उनको निराकरण करने का काम करते हैं। हमारा सवाल ये था कि आपको किस तरह की समस्याएं वहाँ गांव में देखने को मिली लोगों के, चूंकि छतरपुर विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, किस तरह के उनकी कार्यप्रणाली आपने देखी? आम आदमी किस समस्याओं से, मुझे आप जैसे हम आप जनरल बात करते हैं कि भाई आजकल महंगाई बहुत है ना जी, या हमारे घर के सामने की समस्या नहीं होगी, प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है, पुलिस वाले सुन नहीं रहे। मैंने एक भाव देखे, हाँ, जब मैं लोगों के पास गया, मैंने एक भाव देखे कि आप देख रहे हैं उनका अटूट विश्वास हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति रहा, हमारे शिवराज सिंह चौहान जो हमारे प्रदेश के मुखिया उनमें रहा। खासतौर पे जब हम अपने प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी की बात कर रहे हैं तो युवाओं में एक उत्साह का माहौल हमने देखने को मिला कि उनमें एक उतना उत्साह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष बना है, कहां से आप देखिए कि गरीब तबके का व्यक्ति जब सांसद बनता है, तो मुझे लगता है कि जो बहुत सारी जो अपने परेशानियों की बात की, आदमियों को महंगाई की तो बात आती है, उनको महंगाई की कुछ लोगों को समस्या आई, लेकिन जब हमने उनको देखा कि उनको एक बात आती है कि भारतीय, ये वही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है जिसने राम मंदिर बनाने का काम इन्होंने किया। क्योंकि आप सोचिए कि कहीं ना कहीं धार्मिक भावना भी लोगों के साथ जुड़ी हुई है, तो जो राम मंदिर का मुद्दा लोगों के धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ था, धारा 370 हटाने का काम, आप एक देश में 2 विधान थे उनको, तो ये परेशानियां हैं, लेकिन उन परेशानियों से ज्यादा हमने लोगों के हंसते हुए चेहरे देखे। जब हम कांग्रेस की बात कर लें, हम यहाँ के विधायक जी की बात कर लें, तो मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि अगर छतरपुर में विकास हुआ है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक जी थे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी विकास कार्य पूरे हमें छतरपुर में दिखाई देता हो जिसके द्वारा लोग कांग्रेस के नाम की माला जपे। हाँ, कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने तो यहाँ पे केवल झूठे वादे किए। उन्होंने कहा कि हम 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, उन्होंने कहा कि हम आपको कन्यादान योजना के तहत 51,000 की राशि कर देंगे, लेकिन हमें तो वो महिला नहीं मिली जिसको 51,000 रुपए मिले हो। उन्होंने तो जो काम किए, आप मुझे बताइए, जो हमारे जो प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने जो तीर्थ दर्शन योजना चलाई जिसके तहत उन्होंने श्रवण कुमार बनने का काम किया, उसको तहत भी उसको बंद करने का काम जो कांग्रेस ने किया, तो मैंने देखा कि लोगों को तो कांग्रेस के प्रति रोष था, उनको डर था कि जो दिग्विजय सिंह का शासनकाल था, दिग्विजय के समय में तो लाइट आती नहीं थी, ऐसा कार्यकाल दोबारा ना आ जाए। ऐसे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि भाई हम 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे ऐसे वादे नहीं चाहिए, मुझे ये दिखाई दिया उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमें लोगों के चेहरों पे दिखाई दिया। देखिए, कांग्रेस के विधायक जी तो कहते हैं कि छतरपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए हमने बड़ी पहल की, छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का
जो अभाव था उसको हमने पूर्ण किया, कई बांध और नहरें बनवाई। रविंद्र भाई, भाई साहब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर छतरपुर की बात कर लें, विधायक जी कहते हैं मुझे 15 महीने में एक योजना आप बता दें कि वो योजना मुझे लगे कि ये छतरपुर के विकास में हुई। अगर मेडिकल कॉलेज देने का काम किसी ने किया तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने क्यों 15 महीने में टेंडर क्यों पास नहीं किया? जब आपकी केंद्र में आपकी यूपीए की सरकार थी, जब यहाँ पे दिग्विजय सिंह के 10 साल थे, तब आपने आपकी छतरपुर की याद क्यों नहीं आई? तब आपने मेडिकल कॉलेज यहाँ पे क्यों नहीं दिया? तो मेडिकल कॉलेज का देने का काम भी अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर मैं बात कर लूं कि आपके यहाँ के रेलवे स्टेशन की बात कर लूं, उसके देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। 600 बेड के अस्पताल की बात कर लें तो उसको देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर हम इस हाईवे की बात कर लें, आपको भी रविंद्र भाई याद होगा कि आप यहाँ पे बात करते हैं कि जब वो यहाँ से कोई व्यक्ति कोई रेफर हो जाता था और हम मेडिकल कॉलेज हम झांसी के लिए जाते थे तो मुझे लगता था कि वो व्यक्ति झांसी तो नहीं पहुंचता था, वो भगवान के पास पहुंच जाता था। तो मुझे लगता है कि आज जो हम ये हाईवे देखते हैं कि जो झांसी का मार्ग भी वो हम केवल 1.5 घंटे में सफर पूरा करते हैं, उसको देने का काम भी अगर किसी ने किया तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुझे लगता है, आप मुझे बताइए, लाडली बहना योजना के तहत जहां शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हम 1000 की राशि देंगे, हम उनको बढ़ाकर 1200 कर देंगे, हम उनको बढ़ा के 1500 कर देंगे, हम उसको बढ़ा के 3000 कर देंगे। आज कमलनाथ जी को याद आ गई कि भाई हम जो उसकी राशि बढ़ा के 1500 रुपए नारी सम्मान योजना के तहत देंगे। आप मुझे बताइए, जब आपकी 15 महीने की सरकार थी, जब आपके दिग्विजय सिंह का काल था, तब आप 150 रुपए की राशि भी क्या कांग्रेस ने महिलाओं के लिए थी? आप तो केवल खोखले वादे करना जानते हो। आपको तो मैं बोलता हूं कि आपको तो केवल, आपने बोला कि 1500 रुपए की राशि, आपको तो 3500 रुपए की राशि बोलना चाहिए थी, आपको तो 5000 रुपए की राशि बोलना चाहिए थी, क्योंकि आप तो मुंगेरी लाल के सपने दिखा रहे थे, क्योंकि ना तो आपको और आपकी सरकार बननी है और ना वो आपको सपने पूरे होने। तो आप झूठ भी बोलते तो कम से कम ज्यादा का बोलते। तो मुझे लग रहा है केवल कांग्रेस तो केवल झूठे वादे करना जानती है। अगर आपको टिकट मिल जाती है और आप चुनाव में लड़ते हैं तो किन मुद्दों को लेके जाएंगे? रविंद्र भाई साहब, मुझे यहाँ पे एक सबसे बड़ी बातचीत दिखाई देती है कि मुझे लगता है कि अगर सबसे पहले तो अगर विधायक बनते हैं या सारी चीज होती है तो सबसे पहले तो हमें किसी क्षेत्र का अगर विकास करना है तो उस देश के लिए हमारी नई दिशा और नई सोच होनी चाहिए। अगर हम जो नई सोच के साथ काम करते हैं, आपने देखा कि जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे प्रधानमंत्री बने तब देश की स्थिति क्या थी। तब हम विदेशों में भी हम अपने देश की स्थिति देखते थे, लोग कहां पे मनमोहन सिंह जी की तुलना करते थे। आज आपको भी पता है कि देश के प्रधानमंत्री को बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में गिना जाता है। तो अब मुझे लगता है अगर हम छतरपुर की बात करें तो छतरपुर में सबसे पहले तो आपकी सोच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जब उन्होंने मन की बात का कार्यक्रम चलाया, उसी प्रकार से छतरपुर में भी संवाद की स्थिति होनी चाहिए। वो संवाद हमारे छतरपुर की जनता से होना चाहिए। जब हमारे छतरपुर के व्यापारी भाई हैं, उनकी समस्याएं अलग हैं, हमारे छतरपुर के युवा भाई हैं, उनकी समस्याएं अलग हैं, हमारी छतरपुर की छात्राएं हैं, उनकी समस्याएं अलग हैं। जब हम उनके पास बैठेंगे, वो हमें अपनी समस्या बताएंगे, अपने मन की बात बताएंगे, हम अपनी बात उनके साथ लेके जाएंगे और हमको लगेगा कि छतरपुर की कौन सी प्राथमिकताएं हैं, उनके साथ हम जाएंगे तो छतरपुर का विकास होगा। अगर हम उसकी भी बात कर लें तो सबसे पहले जो मुद्दा होगा कि जो मेडिकल कॉलेज का जो भारतीय जनता पार्टी ने टेंडर भी पास हो गया, सबसे पहले तो वो निर्मित हो जाए। जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो बहुत, यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो विकास है उसका बहुत बड़े स्तर पे विकास हो जाए। साथ में अगर हम बात कर लें कि यहाँ पे उद्योग क्षेत्रों की हमें कमी दिखाई देती है, तो वो उद्योग क्षेत्र भी हम कैसे ऊपर बात करें और कैसे हम अपने यहाँ पे छतरपुर में युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं, इस दिशा में मेरा प्राथमिकता से काम करना होगा। साथ में यहाँ पे हम कैसे अपने व्यापारी भाइयों के लिए काम कर सकते हैं, कैसे छतरपुर की जनता को संतुष्ट कर सकते हैं, उस पर काम करने की आवश्यकता है। आपने पार्टी के द्वारा विकास कार्य कराए गए, इस पर बहुत सारी चीज़ें कही कि तमाम सारे विकास कार्य हमारी पार्टी द्वारा कराए जा रहे हैं, पर अगर छतरपुर को ही देख लें, आप छतरपुर विधानसभा को, छतरपुर विधानसभा के महाराजा कॉलेज, उसका विलय काय में कर दिया गया यूनिवर्सिटी में। सबसे प्राचीन, जहाँ पे भोपाल से भी लड़के पढ़ने आते थे, तो वो एक बड़ी धरोहर हमारी ख़त्म हो गई। रविंद्र भैया, यूनिवर्सिटी के लिए बजट मिलने में इतना टाइम लग रहा है, उसका निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। आपका बस स्टैंड निर्माण का ISBT के तहत होना है,
पिछले 5 साल से वो फाइलें इधर-उधर घूम रही हैं। मैं भाई साहब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज का विलय हो गया। मुझे बताइए कि अगर हम किसी के पंचायत को जाके हम जैसे किसी लव कुश नगर है, अगर हम उसको जिला बना देते, तहसील को जिला बना दें, जिला को संभाग बना दें, अगर हमने एक मदरसे से जो मदरसे के रूप में महाराजा कॉलेज विकसित हुआ, उस महाराजा कॉलेज को विलय करके अगर हमने उसको यूनिवर्सिटी बना दिया, तो आप सोचिए ना, ये तो एक सौगात हो गई। उसी बीच में आप मुझे बताइए ऐसे कितने अनगिनत छात्र थे जो पीएचडी का कार्य कर रहे थे। आज मैं आपको मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जब हम आप यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनी तो बहुत सारे जो छात्र थे जिन्होंने पीएचडी का कार्य किया। आप मुझे बताइए अगर वो यूनिवर्सिटी बनने में देर होती तो वो छात्र कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए देके पीएचडी करा रहे होते। तो हमने तो वो उन बच्चों का लाभ के लिए चिंता की कि हम इसको महाराजा कॉलेज है इसकी क्लासें हम यहाँ पे लगा दें, और हमने यूनिवर्सिटी की क्लास वहां पे लगाई और आपने देखा कि अभी भवन बन के भी निर्माण हो गया। लेकिन हमको लगता है किसी भी क्षेत्र के विकास में, जब कांग्रेस के जो 70 साल थे, आप बताइए ना कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। लेकिन जब हमारे 18 वर्ष शिवराज सिंह चौहान जी के आए, जब हमारे प्रधानमंत्री देश के 9 वर्ष उनके स्वर्णिम वर्ष 9 वर्ष आए, तो हमने आपने कहा कि मेडिकल कॉलेज हमने यहाँ पे घोषणा की, मेडिकल कॉलेज यहाँ पे हमने छतरपुर में दिया। छतरपुर में उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, 15 महीने की सरकार उनकी आ गई। उन्होंने यहाँ से मेडिकल कॉलेज की राशि जो थी वो छिंदवाड़ा भेज दी, क्योंकि वहां के अमूमन जो मेडिकल कॉलेज होता है उसको बनने में 300 से 400 करोड़ रुपए की राशि लगती है। लेकिन वो राशि उन्होंने उठा के छिंदवाड़ा का जो मेडिकल कॉलेज बना वो 1200 करोड़ रुपए से निर्मित हुआ। उन्होंने वो राशि कहां भेज दी? उन्होंने छिंदवाड़ा भेज दी। तो यहां पे मेडिकल कॉलेज धराशायी हो गया। उसके बाद आप देखिए कि उस समय जब कोरोना काल आया तो हम देश को बचाने का काम करते, लोगों को बचाने का काम करते कि मेडिकल कॉलेज की चिंता। हमने उस समय क्या किया, जो 600 बेड का अस्पताल था उसमें स्वास्थ्य की सुविधाएं देखी। उसके साथ में हमने उस समय हम लोगों ने, आप कल्पना करिए कि जहां अमेरिका जैसा विकसित राष्ट्र जो वहां पे कोरोना से ग्रसित हो गया और उसने देखा कि अब हम कैसे करें, उसमें भी उस जगह भी अमेरिका जैसे राष्ट्र को भी कोरोना से जूझने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उस समय में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा कि हमने देश में स्वनिर्मित कोरोना के लिए वैक्सीन बनाई, उस वैक्सीन का भी निर्यात किया। तो हमने कोरोना की लड़ाई भी लड़ी, और कोरोना की जब लड़ाई की लड़ी उसके बाद जब हम छतरपुर में आपने मेडिकल कॉलेज आया तो हमने दोबारा मेडिकल कॉलेज यहाँ पे उसके लिए राशि आवंटित की। जब राशि आवंटित हुई तो हमने देखा कि हाईकोर्ट में मसला चल गया। हाँ, ये जांच का विषय है कि भाई उस समय जो हाईकोर्ट में जो मामला लंबित हुआ उसमें किन लोगों का योगदान है, ये बिल्कुल एक जांच का विषय है। किन लोगों के कारण देरी हुई ये भी चिंता करने की वाली बात है। इसमें भी जनता को पता है कि किन लोगों की वजह से लेट हुए। फिर मैं आपको बता दूं कि उसके बाद हमने आपकी हाईकोर्ट में केविट दायर की। हमारे जो तत्कालीन कलेक्टर हैं आदरणीय संदीप जेआर जी, उन्होंने भी बहुत अच्छी पहल की और उन्होंने आपके वहां पे एक डिबेट हुई। मैंने उसमें कहा कि आप देखना आने वाले समय में हाईकोर्ट से भी ये मामला रद्द होगा और यहाँ पे हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। हमें हाईकोर्ट से स्थगन आदेश कैंसिल हुआ और हमने क्या किया कि उसके बाद मेडिकल कॉलेज लगाया। तब कंपनी ने कहा कि नहीं भाई, हम उस राशि पे टेंडर पास काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि राशि बढ़ गई। तो आपने देखा कि अभी हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आए, उन्होंने वो टेंडर की राशि भी बढ़ा दी। मैं कह रहा हूं लेट जरूर हुआ है, लेकिन उसको देने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसकी भी अगर चिंता करते तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसकी भी चिंता किसको करनी चाहिए थी? कांग्रेसियों को चिंता करनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं, क्योंकि वर्तमान में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जो आम आदमी को अपील कर रहा है और इसको लेके बात भी कही जा रही है कि चूँकि काफ़ी समय हो गया शिवराज सिंह को, इसलिए शिवराज सिंह को लोग पसंद नहीं कर रहे। क्या कहना है? देखिए, मैं आपको रविंद्र भैया, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने कहा ये अपने आप में एक इतिहास है कि 18 साल से ये लोग तो कांग्रेस से तो ये आरोप हमेशा शुरू से लगाते रहे। आप उनकी बात कर लीजिए कि उन्होंने पहले कहा कि शिवराज सिंह चौहान जी 5 वर्ष, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी ने 5 वर्ष के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बने, तिबारा मुख्यमंत्री बने और चौथी बार मुख्यमंत्री बने। आप देख रहे हैं कि इसके पहले लाडली बहना के रूप में किसने काम किया? मुझे लगता है कि ऐसे नेता बहुत कम होते हैं और हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और हम उन्हीं के नेतृत्व में फिर से विजयश्री प्राप्त करेंगे। महंगाई कितना असर डालेगी? मुझे नहीं लगता।
अगर आप महंगाई की बात कर लें तो महंगाई की जगह आप लोगों की आय की भी बात कर लें। अगर हम पिछले समय बात करते हैं, जब 600 रुपए की राशि लोगों की तनख्वाह हुआ करती थी, तो आज मुझे 600 रुपए की राशि लोगों को नहीं मिल रही। आज उनकी राशि 6,000 से बढ़ के उनकी 11,000, कहीं 15,000 और 20,000 की राशि पहुंच गई। तो मुझे लगता है कि महंगाई अगर बढ़ी है तो लोगों की आय भी बढ़ी है। लेकिन आम जनता की मानसिकता आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि उसको जितना मिल जाए उसको कम लगता है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे हम चिंतन करें तो मुझे लगता है कि नगर पालिका के चुनाव हुए, नगर पालिका के चुनाव में हमने तीनों नगर पालिका में हमने विजयश्री प्राप्त की। हमने 12 नगर पंचायत के चुनाव हुए, उनमें से हमने 11 में विजयश्री प्राप्त की। जब जनपद के चुनाव हुए तो 8 में से हमने 7 में विजयश्री प्राप्त की। तो मुझे लगता है महंगाई का मुद्दा वहां पे भी था। तो आम जनता को हमने, अगर महंगाई बढ़ी है तो आप सोचिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड के तहत लाभ देने का काम हो, चाहे हमने अन्न योजना के तहत आप सोचिए कि 80 करोड़ लोगों को अन्न देने का काम किया। तो मुझे लग रहा है ये भी विषय बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके द्वारा हमने जन कल्याणकारी योजनाएं की हैं, ये भी लोग गिनते हैं। और जब हम चुनाव के मैदान में जाते हैं तो इन्हीं योजनाओं के तहत हम वोट भी प्राप्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि 2023 के होने वाले चुनाव में भी हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। अब आपके मुद्दे पे आ जाते हैं कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, विधायक की दावेदारी कर रहे हैं, तो आपके व्यक्तिगत सोच में कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? देखिए, मैं अगर बात जैसे करूं, ये तो एक सामान्य बात है कि जो पार्टी के घोषणा पत्र होगा उसके आधार पे आप देखिए, जाएंगे, पार्टी का पर एक ये होता है कि कुछ व्यक्तिगत तौर पे, जैसे छतरपुर नगर की जैसे सामाजिक समस्याएं हैं, कुछ और समस्याएं हैं, उनको लेके भी आप देखिए मैंने अभी आपके कुछ देर पहले मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी दिया है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे विषय हैं जो जनता को चाहती है कि छतरपुर में इन मुद्दों पे बातचीत हो। आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को जनरल समस्याएं हैं, तो उनको दूर करने का तो हम काम करेंगे। जहां हम शिक्षा, स्वास्थ्य, इनकी बात करते हैं, इन पे तो काम हुआ है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे अगर हम देखते हैं तो आज भी बहुत बड़े उद्योग हमें छतरपुर में नजर नहीं आते। तो ये उद्योग कैसे छतरपुर में लगे? अभी हमारी कुछ समय पहले हमारी प्रभारी मंत्री जी से बातचीत हुई, जो चूंकि उद्योग मंत्री जी थे, मेरी उनसे बातचीत हुई। हमने कहा कि छतरपुर में अगर हम बात करते हैं तो ऐसे युवा वर्ग जो 12th के बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, जो बहुत अच्छे घरों के बच्चे हैं, या जो ऐसे बच्चे हैं जो इन कई कलाओं में निपुण हैं, तो उनके द्वारा हम संवाद करके हम कैसे यहाँ पे उद्योग धंधे लाएं, उस पे भी हम काम करेंगे। चाहे यहाँ पे मेडिकल का काम हो, हम मेडिकल कॉलेज को सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर रखेंगे। चाहे मेरी यूनिवर्सिटी हो, उस पर बाहर के छात्र कैसे शिक्षण का कार्य बहुत अच्छे से प्राप्त करें, उस पर काम होगा। व्यापारियों के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन पर काम होगा। तो मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे छतरपुर में बहुत सारे काम की आवश्यकता है। उन मुद्दों पे हम यहाँ पे लोगों के साथ मिलके उन कामों को पूरा करने पे काम करेंगे। छतरपुर में जो अब राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं कि जैसे कांग्रेस के वर्तमान विधायक आलोक चतुर्वेदी हो गए, आप हो गए, आम आदमी पार्टी से बेनी प्रसाद चंसोरिया चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तीनों ब्राह्मण कैसे देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुझे अन्य पार्टियों के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पे तो हम केवल कमल के निशान को लेके जाते हैं। हम तो विकास के मुद्दे पर जाएंगे। हम लोगों पर जब विकास के मुद्दे पे जाएंगे तो ना केवल एक जाति विशेष बल्कि पूरे समुदाय का हम लोगों को लाभ मिलेगा। हमने देखा भी है कि जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं चलती हैं वो किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं होती, वो किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं होती, वो पूरे सभी समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए होती हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय चुनाव किसी से भी हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी व्यक्ति से हो, किसी भी धर्म से हो, हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी जिस भी व्यक्ति को चुनाव देगी, भारतीय जनता पार्टी में वो व्यक्ति कमल के निशान के साथ हमारे शिवराज सिंह चौहान जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ, हमारे मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ जब मैदान पे जाएगा तो उसको विजयश्री निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। अच्छा, आप संगठन में हैं, उपाध्यक्ष हैं पार्टी के। पिछले कुछ समय से संगठन की गुटबाजी की खबरें खूब प्रकाशित हो रही हैं।
देखिए, मुझे लगता है कि जब एक परिवार होता है तो उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी हम छतरपुर की बात कर लें, तो जब से मुझे लगता है यहाँ पे आदरणीय जिलाध्यक्ष आदरणीय मलखान सिंह राव साहब बने हैं, तब से उन्होंने, या हम प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी की बात कर लें, या सागर संभाग के प्रभारी आदरणीय मुकेश सिंह चतुर्वेदी जी की बात कर लें, मुझे लगता है कि उन्होंने यहाँ के कार्यकर्ताओं को एक माला के रूप में बना दिया है। और आपने देखा है कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहाँ पे बूथ स्तर पे काम किया है। हमने बूथ समिति गठित कर ली, हमने पन्ना प्रमुख बना दिए, हमने पन्ना समिति बना दी, और हमारे तो देश के गृह मंत्री जी ने कहा है बूथ जीता तो चुनाव जीता। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे मुझे छतरपुर में कोई गुटबाजी नहीं दिखाई देती। ये तो पार्टी के निर्देश थे कि बूथ समिति बनाना है, बिल्कुल। प्रमुख बनाना है, हाँ। तो ये तो उसके जी। तहत, लेकिन गुटबाजी तो विषय अलग है ना। मुझे लगता है कि छतरपुर की भाजपा में तो गुटबाजी कहीं दिखाई नहीं देती। छतरपुर की भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो टिकट मांगने का अधिकार सबको है। यहाँ से कोई भी व्यक्ति टिकट मांगेगा, लेकिन जब एक व्यक्ति को टिकट मिल जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता उस नेतृत्व के पीछे जाके हम उसको जिताने का काम करेंगे। तो जो लोग बाग जो मानते हैं वो उसको क्या बोलेंगे? मुझे तो लगता है वो कांग्रेस की आंखों से देख रहे हैं। अगर वो कांग्रेस की आंखों से देखेंगे तो उन्हें गुटबाजी दिखाई देगी। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में देखेंगे तो भारतीय छतरपुर में गुटबाजी नहीं दिखाई देगी। अवधेश नायक जो अब कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह क्या है? मैंने वो भी शायद गुटबाजी के कारण नहीं, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में अवधेश नायक जी अभी यहाँ पे जिला प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। मुझे जितनी जानकारी है अभी ऐसा कोई विषय नहीं है। अगर आगे ऐसा विषय आएगा कि वो कांग्रेस में जाते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा शीर्ष नेतृत्व उस पर फैसला भी करेगा। मुझे अभी तक ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।